In order to instill a positive environment in a primary class, a teacher should, प्राइमरी क्लास में पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? विश आप टीचर हैं वो भी प्राइमरी क्लास के, तो अब आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए क्या करोगे? तो वैसे तो आपको ये सभी काम करने होंगे, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन देखना है कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो आपको बिना भेदभाव किए, किसी भी बच्चे में आपको भेदभाव नहीं करना और उनके लिए एक जैसे गोल सेट करने चाहिए, ठीक है? चाहे वो बच्चा पढ़ने में स्लो लर्नर है या फिर गुड लर्नर है, एवरेज है, आपको सभी के लिए एक जैसे गोल सेट करने चाहिए। हिंदी में देखिए, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक यानी पॉजिटिव वातावरण बनाने के लिए एक टीचर क्या करेगा? सुबह सभी बच्चों का अभिवादन करेगा या भेदभाव नहीं करना, प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य निश्चित करना। यही आपका राइट आंसर है, ठीक है? बाकी बच्चों को उनके अनुसार अपने ग्रुप बनाने की परमिशन दे देना या फिर पॉजिटिव एंड वाली स्टोरी, देखने में सारे ऑप्शन ठीक लगते हैं, लेकिन राइट आंसर क्या है कि आपको बिना भेदभाव किए, डिस्क्रिमिनेशन किए बच्चों के लिए सेम टारगेट निश्चित करने हैं। क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ अ कॉन्सेप्ट इज अ प्राइमरी अ पार्ट ऑफ, जब आप किसी कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट करते हो, बात जब भी कॉन्सेप्ट की आएगी, कॉन्सेप्ट कहाँ से यूज होता है? माइंड से। कहाँ पढ़ते हो आप? दिमाग में। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आ जाएगा। इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इनका से कोई लेना देना नहीं है। आप याद रख सकते हो कि जब भी बात डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट की आएगी, डेवलपमेंट विकास आपका कहाँ से हो रहा है? कॉन्सेप्ट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। हिंदी में भी अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पूछा है, तो क्या आंसर दोगे? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो आप ऐसे याद करोगे, जब भी बात औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आएगी, ऐसे अमूर्त चिंतन, जो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, फिर भी आप इमेजिनेशन बेस पे उनके बारे में सोच पा रहे हो, ठीक है? इंग्लिश में आप फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज को कनेक्ट करोगे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कॉन्क्रीट तो जो चीज़ें दिखाई देती हैं, सोसाइटी के बारे में, और इकोसेंट्रिक आप अपने ही बारे में, अपने आप के बारे में, बिहेवियर के बारे में सोचे जा रहे हो। तो यहाँ पे फॉर्मल है, फॉर्मल में क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेस्ट वे टू इनकलकेट मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन। आपके पास कौन सा तरीका है जिससे आप बच्चों को मॉरल वैल्यूज सिखा सकते हो? टू गिव मॉरल लेक्चर इन द मॉर्निंग असेंबली, सुबह सुबह प्रेयर में ले जाओ उन्हें और लेक्चर दे दो कि या कोई मॉरल स्टोरी सुना दो। पुट अक्रॉस अ सिचुएशन एंड आस्क स्टूडेंट टू टेक अ डिसीजन, बच्चों से बोलो अगर तुम इस सिचुएशन में होते तो तुम क्या करते। या फिर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ मॉरल वैल्यू बाय टीचर्स एंड एल्डर, या फिर आप खुद जो टीचर हो या बड़े, खुद उनको मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए दिखें, क्योंकि बच्चे आपका ही अनुकरण करते हैं, आपको ही फॉलो करेंगे। तो जैसे आप शो करोगे अपने आप को डिसिप्लिन में, मॉरल वैल्यूज़ में, तो वैसे ही वो फॉलो करेंगे। टीचिंग्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन मॉरल एंड इमोरल, या फिर बच्चों को बता दोगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सी मॉरल वैल्यूज़ हैं और कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका आपको सोचना है, वो भी टीचर बन के, जो बच्चों को किस वे से आप सिखा सकते हो। तो आप पहले खुद मॉरल वैल्यूज़ फॉलो करें, बड़े और टीचर सभी मॉरल वैल्यू फॉलो करें, बच्चे खुद ब खुद सीख जाएंगे। सी आपका राइट आंसर है। हिंदी में देखिए, बच्चों में नैतिक मूल्य को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका, प्रातःकाल बच्चों को यानी सुबह सुबह बच्चों को नैतिक लेक्चर दे देना कि क्या अच्छी चीज़ें हैं, और विद्यार्थियों के सामने सिचुएशन रख दो कि आप इसमें होते तो क्या डिसीजन लेते, या फिर शिक्षक और बड़े द्वारा नैतिक मूल्य को प्रदर्शित करना। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, पहले खुद अच्छे बनो, फिर बच्चे खुद आपको फॉलो करेंगे, ठीक है? या फिर उनको बुरे और अच्छे के बीच में सिर्फ डिफरेंस बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके केवीएस में भी आते हैं, कौन से होते हैं? सोचिए जरा किस टाइप के होंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे आपको आंसर लिखने होते हैं, ऐसा होता है कुछ? नहीं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, आप खुल के उस पर एक तरह से अपने विचार लिख सकते हो, ऐसा कुछ। ऐसे टाइप बहुत लॉन्ग में लिखना है, ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो
क्या होता है, आपके पास चॉइस होती है, चॉइस ही होती है ना, तो चॉइस में आपका ट्रू फॉल्स आ जाएगा, सत्य या असत्य। तो जब भी बात वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की होगी, सत्य और असत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लर्निंग, लर्निंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। एरर मेड बाय चिल्ड्रन इंडिकेट दैट नो लर्निंग हैज टेकन प्लेसेस, कि अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो आपने ये मान लिया कि कोई भी सीख नहीं रहा है। लर्निंग इज इफेक्टिव इन एन एनवायरमेंट दैट इज इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग फॉर द लर्नर। एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव है, जो आप सीख रहे हो वो भी पॉजिटिव सीख रहे हो, सेटिस्फाइड भी हो रहे हो कि हाँ हमने कुछ सीखा है। लर्निंग इज नॉट अफेक्टेड बाय इमोशनल फैक्टर एट एनी स्टेज ऑफ लर्निंग, इमोशनली से फैक्टर से ये रिलेट ही नहीं होती, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, नो लर्निंग ये भी नहीं हो सकता। लर्निंग इज फंडामेंटली अ मेंटल एक्टिविटी, आप कंफ्यूज दो ही ऑप्शन में होंगे। तो लर्निंग फंडामेंटल मेंटल एक्टिविटी तो है, लेकिन आपको ये पूछा है कि लर्निंग के बारे में सही ज़्यादा कौन सी सिचुएशन है, तो आप क्या बोलोगे, लर्निंग के बारे में सही यही बताओगे आप कि लर्निंग इफेक्टिव एनवायरनमेंट में होती है, इमोशनली पॉजिटिव भी होती है, वहाँ पे पॉजिटिव होती है और आप सेटिस्फाइड भी हो रहे हो, एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव है, आप भी पॉजिटिव हो। ठीक है, और आप हिंदी में देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटि यह संकेत करती है कि सीखा ही नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। सीखना, क्योंकि बच्चे हैं तो गलतियां करेंगे और सीखते वक्त गलतियां होना स्वाभाविक है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो इमोशनली रूप से भी पॉजिटिव है, वातावरण भी पॉजिटिव है और सीख के आप संतुष्ट भी हो रहे, तो यही आंसर ठीक है। ठीक है, बाकी देखो मानसिक क्रिया है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपका बी होगा, जहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टीचर यूजेस अ टेस्ट एंड सम पिक्चर्स ऑफ फ्रूट्स, कुछ लिखता है और कुछ फ्रूट्स के उसके पास पिक्चर है, फ्रूट्स और वेजिटेबल के। होल्ड अ डिस्कशन, और बच्चों से पूछता है, विद अ स्टूडेंट पूछती है, द स्टूडेंट्स लिंक द डिटेल, जो बच्चे हैं उसको लिंक करते हैं विद देयर प्रीवियस नॉलेज, जो पहले वो पढ़ चुके हैं, एंड द लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, और जो न्यूट्रिशन के बारे में अब पढ़ रहे हैं, उन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करें, प्रीवियस नॉलेज टू करंट नॉलेज। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन, जब भी बात ऐसी आ जाएगी कि बच्चे प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज के साथ जोड़ रहे हैं, तो आपने देखा है जब भी घर बनते हैं, रोड बनते हैं, सारी चीज़ कंस्ट्रक्शन पे ही तो आती है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, कुछ जोड़कर बना रहे हैं। बाकी क्लासिफिकेशन कंडीशन ऑफ लर्निंग, थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट, ऑपरेशनल कंडीशन लर्निंग, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। तो राइट आंसर आपका क्या है, डी, कंस्ट्रक्शन। इस क्वेश्चन को हिंदी में देखें, एक जो टीचर है वो कंटेंट जब पढ़ा रही है, फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग कर रही है, तो विद्यार्थियों से चर्चा करती है और वह पहले ज्ञान से बच्चों को सीखने के लिए बोलती है। ठीक है, नई चीज़ों को जोड़ने के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, ज्ञान का निर्माण, कि अपने ज्ञान का निर्माण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरी लर्नर, लर्नर मतलब स्टूडेंट के बारे में सोचना, इज यूनिक मीन्स दैट, अलग है। नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटी, इंटरेस्ट और टैलेंट, कोई भी दो बच्चे, उनका जो योग्यता है, उनकी रुचि, इंटरेस्ट और टैलेंट एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। लर्नर डू नॉट हैव एनी कॉमन क्वालिटी नोर डू देयर कॉमन गोल, देखो क्वालिटी तो नहीं हो सकती लेकिन कॉमन गोल तो होते हैं, अरे सबको 12th पास करनी है, कॉमन गोल हो गया, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अ कॉमन करिकुलम फॉर ऑल लर्नर इज नॉट पॉसिबल, ऐसा तो नहीं होता। आपने भी देखा होगा जब आप 10th में पढ़े, 11th में पढ़े, 12th में, सब बच्चों का एक ही सिलेबस है या हर बच्चे को अलग अलग दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ लर्नर इन हेट्रोजीनियस क्लास, तो ऐसा तो नहीं है कि इम्पॉसिबल हो, जो अलग अलग क्लास के हैं लर्नर्स उनकी पोटेंशियल को बढ़ाने में, तो जितने भी आपकी क्लास के बच्चे हैं जो भी अलग हैं, उनकी पोटेंशियल को आप इंक्रीज तो करोगे ही ना, तो ये भी इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, पॉसिबल है, चाहे स्लो लर्नर है, एवरेज है, गुड है। ठीक है, हेट्रोजीनियस होता है अलग अलग, होमोजीनियस होता है एक जैसे बच्चे, बिल्कुल सेम एबिलिटी है उनमें, उसको बोलते हैं आप होमोजीनियस। ठीक है, हेट्रोजीनियस जो डिफरेंट है, तो ये भी आंसर सही नहीं है। बचा क्या आपका ए, कि कोई भी दो लर्नर एक जैसी एबिलिटी, एक जैसा उनका इंटरेस्ट और टैलेंट नहीं होते, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी, शिक्षार्थी कौन, स्टूडेंट, स्वयं में विशिष्ट है, स्पेशल है, इसका अर्थ क्या है, कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभाओं में एक जैसे नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अ गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड, एक अच्छी किताब में क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए? जेंडर बाइस, जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर इक्वालिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अवॉइड करने के लिए पूछा क्या नहीं होना चाहिए, तो उसमें जेंडर बाइस नहीं होना चाहिए। जेंडर बाइस मतलब कि आप ना लड़का लड़की में भेदभाव कर रहे हो, तो बुकों में ऐसी बात नहीं सिखानी चाहिए। बाइस का मतलब होता है गलती या एरर, जो समाज में आदत बन चुकी है कि लड़के ही बेस्ट होते हैं, लड़कियां अच्छी नहीं होती, या फिर ऐसे बोल देते हैं कुकिंग में लड़कियां अच्छी होती हैं, घर के कामों के लड़के। तो इस पे अगर हम डिस्कशन करेंगे, बहुत लॉन्ग टॉपिक है, बस आपको इतना रखना। बाइस, जेंडर बाइस मतलब आप लड़के और लड़की में भेदभाव कर रहे हो, तो ये आप बुकों में नहीं सिखा सकते, अवॉइड पूछा है। बाकी जेंडर सेंसिटिविटी तो आपको सिखानी है, बच्चों को इक्वालिटी भी सिखाओगे कि दोनों ही समान है, और अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी भी आप उन्हें सिखाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेस्ट वे टू अवॉइड, अवॉइड पूछा है कि कैसे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं स्कूल में, उसका बेस्ट तरीका पूछा है। तो क्या हो सकता है? सिलेक्शन ऑफ मोर बॉयज देन गर्ल्स, यहाँ तो तुलना हो गई, तो आप खुद नंबर जेंडर बाइस कर रहे हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। मेटाकॉग्निशन ऑफ देयर जेंडर बाइसिस बिहेवियर बाय टीचर, ये हो सकता है कि जो टीचर हैं सभी के द्वारा मिलकर इस टॉपिक के बारे में नॉलेज दी जाए। या रिक्रूटमेंट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर, ये भी नहीं हो सकता। फॉर्मेशन ऑफ अ रूल शन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द स्कूल। मेटाकॉग्निशन को समझिए। मेटाकॉग्निशन क्या होता है कि जब टीचर आप में इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपने कॉन्सेप्ट, अपनी थिंकिंग, ठीक है, अपने मेथड से लर्नर में मॉडिफाई कर दे, या लर्नर की सोच को बदल दे, लर्नर की थिंकिंग को क्रिटिकल कर दे, या क्रिएटिव बना दे, इसी को बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। तो हिंदी में देखिए, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है तो शिक्षक यानी टीचर उनके लिंग पक्षपात व्यवहारों का अधिसंज्ञान करे, यानी जैसे वो अपनी सोच रखता है, नई जमाने की सोच है, क्रिएटिव सोच है, भेदभाव नहीं रखता, वैसी ही सोच, वैसी ही थिंकिंग वो स्टूडेंट्स की बना दे। दिस इज अ बेस्ट आंसर। According to the theory of motivation, teacher can enhance learning by not having any expectation from students. स्टूडेंट से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे, ऐसा तो हो नहीं सकता। सेटिंग एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशन कि बच्चा 30 नंबर ला रहा, अचानक से हमने सोचा 100 नंबर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स, हाँ रियलिस्टिक रखो कि अगर बच्चा 30 नंबर ला रहा है तो वो 40 तो आराम से ले आएगा, या 50 आराम से ले आएगा, ठीक है। सेटिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स, ऐसा नहीं है कि जो 10 नंबर ला रहा है वो एकदम से 100 ले आएगा, ठीक है, और 100 नंबर वाला भी 100 लाएगा। तो सेटिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपेक्टेशन आप नहीं रख सकते। स्लो लर्नर से आप इतनी रख सकते हो, वो थोड़ा इंप्रूव हो सकता है, लेकिन इतना नहीं कि वो आउट ऑफ 100 में से आउट ऑफ 100 ले आए, ठीक है। तो आपको कैसी एक्सपेक्टेशन रखनी है? रियलिस्टिक, बस यही ठीक है आपका। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में भी ऐसा हो जाएगा। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार शिक्षक के द्वारा सीखने को संबंधित करता है, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षा रखनी है, न ज़्यादा न कम। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिमाइज मोटिवेशन टू लर्न, मोटिवेशनल के लिए, लर्निंग के लिए, मोटिवेशनल के लिए क्या अच्छा है? एस्टिक्सिंग फैक्टर। अच्छा, फैक्टर 2 टाइप्स के होते हैं। इंट्रिसिक, इंट्रिसिक का मतलब आंतरिक फैक्टर, अंदर से मोटिवेशन आता, मुझे कुछ करना है, मेरा जुनून है। दूसरा है एस्टेनिक फैक्टर, एस्टेनिक होता है बाहर से, जैसे हम बच्चों से कहते हैं कि हम चॉकलेट दे देंगे आपको, थोड़ा सा याद कर लो, ठीक है, अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा याद कर लो, पेन दे देंगे, गिफ्ट दे देंगे, तो ये बाहरी फैक्टर हैं जो उसको मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए। मोटिवेशन टू अवॉइड फेलियर, कि फेलियर को अवॉइड करने के लिए मोटिवेशन दे रहे हो कि बच्चा पढ़ ले वरना फेल हो जाएगा। आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है मोटिवेशन को लेकर। टेंडर वेरी इजी और डिफिकल्ट गोल, भाई या तो आप बहुत ज़्यादा इजी गोल या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट गोल, ऐसा चूज कर लो, ऐसा तो नहीं होता। पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन मीटिंग टारगेट, ये हो सकता है कि आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए जितना आपका टारगेट है। अगर बच्चे ने 100 टारगेट रखा तो उसको अचीव करने का उसको सेटिस्फैक्शन, कोई बच्चा पासिंग मार्क्स रखता है 35 से 40, तो उसका टारगेट को, उसका सेटिस्फैक्शन अचीव करने का, ठीक है, तो यही होगा पर्सनल सेटिस्फैक्शन। हिंदी में देखिए, निम्न में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? तो बहुत क्या करता है, लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, जो आपका टारगेट है उसको आप अपने पर्सनल
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिएटिव आंसर रिक्वायर। क्रिएटिव आंसर, आप चाहते हो कि बच्चा ना कुछ सोच समझ के कुछ अच्छे से बोले, कुछ नया बोले, तो डायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधा सीधा पढ़ा है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, इससे तो उसकी क्रिएटिवनेस दिखेगी नहीं। कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो आपने पढ़ा है उसी से रिलेट कुछ क्वेश्चन, तो उसकी क्रिएटिव क्या हो, तो रट लिया उसने। ओपन एंडेड क्वेश्चन, हाँ ये हो सकता है कि बच्चा खुल के एक चीज़ को अच्छे से बोले। हाईली डिसिप्लिन क्लासरूम, ये नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चा खुल के बोल सकता है, उसके अंदर जितने भी विचार आ रहे हैं उस टॉपिक को लेकर, एक तरह से रिसर्च बेस्ड, आप बोलते हो ना कि मैंने किसी चीज़ पे रिसर्च कर ली है और मैं अब इस टॉपिक पे कुछ भी बोल सकता हूँ, तो इस तरह से बच्चा भी अपने उस टॉपिक को लेकर खुल के अपने विचारों को भी व्यक्त कर सकता है। तो हिंदी में भी देखिए, एक सृजनात्मक बच्चा सोच समझ के बोल रहा है, तो उसको कैसे आंसर प्रश्न देने चाहिए, मुक्त उत्तर वाले आंसर, कोई लिमिट नहीं है बेटा, खुल के आप इस कॉन्सेप्ट पे बोल सकते हो। तो ये क्रिएटिव क्वेश्चन की पहचान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लर्नर शुड नॉट बी एंकरेज टू। लर्नर को एंकरेज नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या काम करने के लिए एंकरेज नहीं करना चाहिए। आस्क एज मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल बोथ इनसाइड आउटसाइड द क्लास, क्लास से बाहर, क्लास के अंदर कुछ भी क्वेश्चन पूछने के लिए, तो ये तो हो सकता है। एक्टिवली इंटरेक्ट विद अदर लर्नर्स इन ग्रुप वर्क, ग्रुप में भी काम कर सकते हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। पार्टिसिपेट इन मैनी को करिकुलम एक्टिविटी एज पॉसिबल, ये तो बिल्कुल बेस्ट है कि बच्चे से पार्टिसिपेट करा सकते हो, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, सभी चीज़ों में, इसी को बोलते हो आप को करिकुलम एक्टिविटी, ठीक है। मेमोराइज ऑल द क्वेश्चन, रट लिया, रटना कभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं होता, कोई एंकरेजमेंट नहीं है, कोई लर्निंग नहीं है। तो मेमोराइज ऑल क्वेश्चंस, आंसर्स टू क्वेश्चंस विच द टीचर में आस्क, जो बच्चे से पूछ सकता है टीचर वही क्वेश्चन रटवा दिए। मेमोराइज करना कभी भी लर्नर के, ना ही वो लर्नर को एंकरेज कर सकता है, ना ही मोटिवेट। तो उन्होंने नोट पूछा है, आपको उस वे में सोचना है, जो बेकार आंसर है, जो नहीं हो सकता, वही आपका राइट आंसर है। नोट पूछा है ना, नेगेटिव, तो राइट आंसर डी। हिंदी में देखिए, शिक्षार्थी को डैश के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए, किसके लिए प्रेरित नहीं किए, प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, जो शिक्षक पूछ सके उन्हीं प्रश्नों के अंतर याद कराना, रट्टा नहीं मरवाना है, तो यही नोट पूछा है, तो यही ठीक है, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन, जब भी बात इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की पूछी जाएगी, तो उसमें सभी प्रकार के बच्चे आ जाते हैं, चाहे वो विकलांग हो, ठीक है, हैंडीकैप हो, चाहे वो नॉर्मल हो, सभी को एक साथ बिठा के पढ़ाया जाता है, यानी अलग अलग प्रकार के बच्चे। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या आएगा, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, यही तो वो कह रहा है कि अलग अलग प्रकार के, डाइवर्सिटी विविधता, अलग अलग तरह के बच्चे एक ही क्लासरूम में सेलिब्रेट हो रहे हैं, यानी एक ही क्लासरूम में पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, आप हिंदी में देख सकते हो, समावेशी शिक्षा क्या है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। बाकी ऑप्शन आप पोज करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, क्रिटिकल पेडागोजी फॉर्मली बिलीव्स दैट, क्रिटिकल पेडागोजी क्या बिलीव करेगी, टीचर नीड्स कारण नहीं हो सकता जरूरत का, व्हाट चिल्ड्रन लर्न आउट ऑफ द स्कूल इज इररिलेवेंट, बाहर से, जो स्कूल से बाहर जो भी सीखेगा वो इररिलेवेंट हो जाएगा, यानी उससे कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। एक्सपीरियंस एंड परसेप्शंस ऑफ लर्निंग आर इम्पोर्टेंट, बच्चा कुछ भी अनुभव करे या बाहर से देख के कुछ भी सीखे, परसेप्शन सीखे, लर्निंग में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टीचर शुड ऑलवेज लीड द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, ऐसा थोड़ी होता है कि जो टीचर बोलता जा रहा है इंस्ट्रक्शन बस बच्चा वही सीख रहा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको बेस्ट देखना क्रिटिकल पेडागोजी में क्या बिलीव है कि बच्चा अपने अनुभव और परसेप्शन से कुछ भी सीख सकता है। देखिए, परसेप्शन बड़ा खतरनाक होता है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। जैसे आप ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जब बच्चा मूवी देखने जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हीरो की एक्टिंग करे या हीरो को ही परसीव करे, अच्छा बताए, वो विलन भी बन सकता है, ठीक है, वो विलन भी उसको फॉलो कर लेता है कई बार। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थी यानी बच्चे के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। बाकी आप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि इनमें से कौन सा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा जब आप बच्चे को कुछ समझा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, डज नॉट पूछा, नॉट, ठीक है। आस्क स्टूडेंट टू एक्सप्लेन अ फिनोनिम और अ कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स, बच्चे से किसी भी घटना के बारे में या किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में उसके विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए आपने बोल दिया कि एक्सप्लेन करो। दूसरा देखिए, टीच स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट हाउ द
हाउ अलाउ वर्क, बच्चे को एग्जाम्पल दे के प्रोवाइड कराना, बच्चे को एग्जाम्पल दे के समझाना कि भाई क्या नियम है, ये तो होता ही है, आप पढ़ाते ही हो। दूसरा, स्टूडेंट्स हेल्प सी सिमिलरिटी एंड डिफ्रेंशिएट एंड जनरेट एनालॉजी, बच्चे को अंतर दिखाना कि कौन सी चीज़ें दो एक जैसी हैं, कौन सी चीज़ें अलग अलग हैं, ये भी आप करते हो। उसने नोट पूछा है तो आप क्या नहीं करते, बच्चों को कभी भी मेमोराइज, कभी भी रट्टा नहीं बनवाते, रट्टू तोता नहीं बनाओगे उसको। कुछ भी ऐसी मेमोरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपसे एलिमिनेट कर दोगे कि जो भी आइसोलेट करवा लो, जो भी फैक्ट है उनको ऐसे कि ऐसे आपने रटवा दिया, तो फिर आपने टीचिंग में किया ही क्या, ये तो वो खुद भी रट सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कि इनेबल स्टूडेंट्स टू मेमोराइज आइसोलेट्स फैक्ट्स एंड प्रोसीजर, आप बच्चे को रटवाओगे नहीं। हिंदी में देखिए, निम्न में से कौन सा समझ के शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। समझ कब नहीं पैदा होती, जब आप किसी चीज़ों को याद करते हो, सिर्फ रटने पे ध्यान दे रहे हो, तो इस प्रक्रिया में समझ विकसित नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, क्या होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड, कि बीजों के अंकुरण की कॉन्सेप्ट आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ाओगे। टू मेक द स्टूडेंट्स प्लांट सीड्स एंड ऑब्जर्व स्टेज ऑफ जर्मिनेशन, कि बच्चों को पहले एक पौधा कैसे फूटता है, बीज से कैसे निकलता है, उसको देखो, सीखो, उसके स्टेज कैसे वो पत्तों में बदलता है, पत्तों से फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो ये सब आप उसे ऑब्जर्व करना सिखाओगे। बच्चे से यही बोलोगे ना कि जाओ बीज एक गमले में लगा दो, उसको फिर ऑब्जर्व करो, देखो वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, कैसे वो बढ़ रहा है। या उसको सिर्फ पिक्चर्स ब्लैक बोर्ड पर बना के समझा दोगे, या उसको बढ़ते हुए पौधे की कुछ पिक्चर शो कर दोगे, या उसे सिर्फ एग्जाम्पल दे दोगे, कैसे बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझेगा। आपको इफेक्टिव मेथड बताना है। आप किसी चीज़ को जब अपनी आंखों से देखते हो, समझते हो, ठीक है, उस प्रोसेस को, तभी आप बेस्ट मेथड से कराते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, टू मेक द स्टूडेंट्स प्लांट सीड्स एंड ऑब्जर्व स्टेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, एबिलिटी ऑफ टीचर लर्निंग रिसोर्सेज, या नेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, मास्टर ओवर द सब्जेक्ट मैटर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ये देखना है कि किससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो मास्टर ओवर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैटर करता है कि आपकी जो पढ़ाने वाला है उसका सब्जेक्ट की नॉलेज है या नहीं, ठीक है। तो मास्टर ओवर द सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट में वो मास्टर होना चाहिए, ठीक है। बाकी एक्सपीरियंस की बात हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप भी केवीएस का जैसे ही एग्ज़ाम दोगे तो फ्रेशर ही बच्चे हो, तो टीचर तो बनोगे ही, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते आप टीचर नहीं बनोगे, ठीक है, या टीच नहीं कर पाओगे। रिसोर्सेज तो मैटर नहीं करता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट